प्यारे बच्चों, नमस्कार। चकारेकर हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लास की ओर आप सबका स्वागत। हम आज 10वीं कक्षा के पहली इकाई का पहला पाठभाग बीर बहूटी नामक कहानी का चर्चा आज करेंगे। मैं विजयन चकारेकर स्कूल के अध्यापक हूँ। आप विक्टर्स चैनल के हिंदी क्लास देखा होगा। बीर बहूटी की कहानी का संप्रेषण विक्टर्स चैनल से हुआ था। आप सब वो देखा होगा। ठीक है, हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तिका में 5 इकाई हैं। इसकी पहली इकाई है, पहली इकाई में 4 पाठभाग हैं। पहला पाठभाग बीर बहूटी, दूसरा है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, वो एक टिप्पणी है, और टूटा पहिया, और चौथा है बंटी। बंटी एक अतिरिक्त वाचन के लिए दिया गया है। इसके पहला पाठभाग का नाम है बीर बहूटी। बीर बहूटी का एक कहानी है। तो अब पाठभाग लेते समय इकाई के पहला पन्ना पेज नंबर 7वीं में या पृष्ठ संख्या 7वीं में आप देख सकते हैं एक चित्र जरा देखिए। 2 बच्चों का चित्र है, एक लड़का और लड़की, उसमें उसके हाथ में कुछ लिए देख रहा है, ऐसे एक चित्र है। और इसमें लाल रंगों वाला एक छोटा सा प्राणी का भी चित्र आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं एक छोटी सी 4 पंक्तियों वाला एक छोटी सी कविता आप देख सकते हैं। मैं ज़रा पढ़कर देता हूँ। प्यार बारिश की पहली बूंदों में है, प्यार फूलों की खुशबू में है, प्यार ढलते सूरज की किरणों में है, प्यार हर नए दिन की उम्मीद में है। देखिए, हमारे पाठभाग का नाम क्या है? बीर बहूटी। बीर बहूटी एक छोटी सी प्राणी है। इस कहानी का कहानीकार है प्रभात। तो इसमें बीर बहूटी जो है वो एक प्रतीकात्मक कहानी है। बीर बहूटी स्नेह का, प्रेम का प्रतीक है। इसमें अब हमारे पूरे विश्व में फैले हुए कोविड-19 के महामारी के कारण अब स्कूल के कक्षाओं में बैठकर वो कक्षाएं अनुभव के साथ साथ पढ़ने का अवसर इस साल शुरू में आपको नहीं मिला है। इसलिए ऑनलाइन क्लास सरकार की ओर से और हर विद्यालयों की ओर से दे रहा है। फिर भी आप चाहते हैं स्कूल की कक्षाओं में आकर, कक्षाओं में बैठकर अपने साथियों से मिलजुल कर बैठकर पढ़ना आप सब चाहते हैं, हम जानते हैं। क्यों? उसमें हमारे साथियों से मिलकर पढ़ने के लिए हर बच्चे चाहते हैं। इसी प्रकार की तो वो उन अपने मित्रों के बीच का प्यार है, हम चाहते हैं। इसी प्रकार बीर बहूटी ऐसे एक प्रेम का प्रतीक है। देखिए,
वो पंक्ति एक बार भी मैं पढ़ देता हूँ। प्यार बारिश की पहली बूंदों में है, प्यार फूलों की खुशबू में है, प्यार ढलते सूरज की किरणों में है, प्यार हर नए दिन की उम्मीद में है। देखिए, पहली बारिश की बूंद, इसकी क्या विशेषता है? पहली बारिश की बूंद, देखिए, तपते भूमि में जब बारिश की पहली बूंद पड़ते हैं, तभी इस भूमि को गीला करते हैं और हमारी वो पहली बूंद सभी उसी प्रकार की एक बारिश चाहकर एक स्नेह का प्रतीक है। भूमि में स्नेह देकर सभी पेड़ पौधे, सभी लोगों को या सभी चराचर को, सभी पक्षियों को या सभी जीवजालों को और वनस्पतियों को एक सुख अनुभव है। तो इसलिए कवि ऐसे कहते हैं, पहली बारिश की बूंदों में प्यार है, प्यार पहली बारिश की बूंदों में है। और उसी प्रकार प्यार फूलों की खुशबू में है, फूलों की खुशबू में है। फूलों की वो खुशबू है, सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो प्यार है। प्यार तो सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक भाव है। और प्यार ढलते सूरज की किरणों में है, ढलते सूरज की किरणों में है। जो अस्त होने वाले किरणों के सूरज में या पहले के या उदय सूर्य के किरणों में और अस्तमय या अस्त होने वाले ढलते हुए सूरज की किरणों में ऐसी एक प्यार है। तो दोपहर के जो सूरज है, उस सूरज के उस किरण किसी को नहीं चाहते हैं, किसी को ऐसा नहीं अच्छा लगता नहीं है। लेकिन प्रभात सूर्य के जो किरण है और ढलते सूरज के जो किरण है, वो सब चाहते हैं, सबको शीतलता देते हैं। तो इसमें भी प्यार है। प्यार हर नए दिन की उम्मीद में है, हर नए दिन की उम्मीद में है प्यार। तो देखिए, ये प्यार के जो विशेषता है, प्रेम की जो विशेषता है, वही बता रहे हैं। प्रेम ही इस भूमि को उसी प्रकार रखते हैं। प्यार नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं होते। तो हम प्रकृति से प्यार होते हैं, हमारे बीच में आपस में प्यार होते हैं। प्यार ऐसी एक कड़ी है, वो हम सबको मिलजुल कर बड़े आनंदपूर्ण जीवन या जिंदगी बढ़ा सकते हैं, बिता सकते हैं प्यार से। प्यार नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। इसलिए बीर बहुटी नामक यह कहानी प्रभात नामक एक समकालीन हिंदी साहित्यकार की कहानी है। प्रभात कहानीकार ही नहीं, एक कवि भी हैं। उनकी बहुत से कविताएं हैं और आपकी लिखी हुई एक अच्छी और सुंदर कहानी है बीर बहुटी। देखिए, बीर बहुटियों को आप देख सकते हैं, हमारे पाठभाग में एक QR कोड है। इस QR कोड स्कैन करके आप ज़रा देख लीजिए। बीर बहुटियों का मनोहर चित्र, सुंदर चित्र आप देख सकते हैं। तो बीर बहुटियों की एक विशेषता है, ये बारिश के समय गीले खेतों में हम देख सकते हैं। ये उत्तर भारत के
गीली खेतों में इस छोटे से मकड़ी जैसा लगता है, लाल रंग के छोटा छोटा प्राणी हैं, वो सब मिलकर रहते हैं, इसलिए वो प्यार का प्रतीक के रूप में कवि यहाँ रखा है। देखिए कहानी का पहला अंश मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए बीर बहुटी प्रभात की कहानी है। बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई थी। देखिए इस कहानी के पहले अंश प्रकृति की वर्णना है। प्रकृति वर्णन। बादल बहुत बरस लिए थे। बादल बरसना मतलब बारिश हो चुके थे, बड़ी बारिश हुआ था, बादल बहुत बरस लिए थे। फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। बादल बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। किनमें? बादलों में। इसका मतलब क्या है? पानी बरस चुका नहीं है, पानी बरसने का बारिश का मौसम है, बारिश और भी आने वाला है, यही बता रहा है। पानी फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ है, बादलों में बचा हुआ है। तो और भी बारिश की संभावना है। वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। आकाश के या आसमान की वो बादल, आसमान मेघावृत है, ऐसा कह सकते हैं। आसमान के ऊपर मेघ छाए हुए हैं। सारा आकाश मेघों से भरा था। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं, गीली हवा का मतलब तो देखिए गीली हवाएं, वो शब्द अंडरलाइन करके रखना है। गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। पेड़ों के तो गीली हवाएं തണുത്ത കാറ്റ് എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ। गीली हवाएं ननवुള്ള, क्योंकि बारिश के समय जो हवाएं होते हैं उस हवा में पानी की बूंदें होती हैं, इसलिए हमें सर्दी होते हैं। तो गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। घूमना, हवाएं घूमना എന്താണ്? ഇളം തെന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് അടിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്। घूम रही थी। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे, सारा भूमि गीला हुआ था। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। मूंगफली, मूंगफली क्या है? मूंगफली वो എന്താണ് ഒരു തരം, അതായത് കടല പോലെയുള്ള ധാന്യം. മൂംഗ്ഫലി കടലയാണ്. ഹരേ ഖേത്തോ മേ പീലെ ഫൂൽ അബീ ഭി ഗീലെ थे। मूंगफली के खेती सारे खेतों में होते हैं, उसमें
छोटा सा पीला पीला फूल होते हैं, उस पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था। बाजरा, बाजरा माने एक प्रकार का ചോളം कहते हैं, ചോളം മലയാളം में। ചോളം माने നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും ബാജറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോളം മാത്രമല്ല, ഉസേ ഹം കമ്പം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കമ്പം, ആ കമ്പമാണ് ശരിക്കും ബാജറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബാജറ उगा था। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बाजरा का पत्ता की विशेषता क्या है? लंबा होते हैं और पतले होते हैं। पतला माने തിൻ, മെലിഞ്ഞ, നേർത്ത നീണ്ട ഇലകൾ। पत्तों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी, उसमें भी पानी की बूंदें होती हैं। बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध घुली हुई थी। तो बारिश की हवा में, मड़कालत पहली बारिश होती थी, ऐसे पहले बताया था। उसमें पहली बारिश में जब मिट्टी गीले होते हैं तब हमें एक भूमि का, मिट्टी भीगे हुए गीले हुए मिट्टी का गंध उड़ जाते हैं, उसे हम ऐसी एक सुगंध घुली हुई हवाएं चली जाती हैं। तो देखिए उसमें मैंने बताया पहले गीली हवाएं, अंडरलाइन करके रखना है, गीली हवाएं, पीले फूल, छोटा छोटा बाजरा, लंबे पतले पातों में पात, बारिश की हवा में गीले खेत, गीले खेत, ये सब अंडरलाइन करके रखना है। क्यों? इसमें इसकी इन शब्दों की क्या क्या विशेषता है? क्या है? गीली हवाएं, गीली हवाएं। हवा क्या है? हवा काट, गीली हवा, ഗീലി ഹവ തണുത്ത കാറ്റ് എന്നർത്ഥം പറയാം. അതായത് നനവുള്ള കാറ്റ്, ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഹവ ഒരു നാമശബ്ദമാണ്, संज्ञा शब्द है, और उसकी विशेषता बताते हैं गीली शब्द के कारण। गीली विशेषण शब्द है, हवा संज्ञा शब्द है। उसी प्रकार पीले फूल, पीले फूल, फूल का मतलब फूल पुष्पंगलाണ്, पुष्पम। पीले फूल, पीला रंग का, पीला रंग മഞ്ഞ പൂക്കൾ, ആ പൂക്കൾ എന്നുള്ളതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ശബ്ദമാണ്, വിശേഷണ ശബ്ദമാണ് പീല, पीले फूल। അപ്പം फूल संज्ञा शब्द है, पीला विशेषण शब्द है। तो विशेषण और शब्द और संज्ञा शब्द का पहचान इसमें होना चाहिए। देखिए उसी प्रकार इस पाठ भाग में ऐसे शब्दों को ढूंढ निकालना है, अब लेकर रखना है। देखिए पहले भाग में, पहले अंश में इसी प्रकार के वो एक प्रकृति का वर्णन दिया है। तो इसका वातावरण कैसा होता है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है लेखक ने। देखिए इसका हम ऐसे सोचना चाहिए कि क्यों इसी प्रकार के बारिश के संबंध में, पहली बारिश के संबंध में यहाँ बताया गया है। तो हमने बताया है बीर बहुटियाँ इसी प्रकार के पहली बारिश के समय गीली खेतों में, गीला हुआ या खेतों में इसी प्रकार के बीर बहुटियों को दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसी वातावरण का चित्रण इसमें किया है। ठीक है। उन्हें, और दूसरा भाग देखिए, उन्हें बीर बहुटियों से मिलना होता था, उन्हें बीर बहुटियों से मिलना होता था। सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकले आते थे।
निकल आते थे। उन्हें वीर बहुटियों से मिलना होता था, सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे। कस्बे से सटे इन खेतों में वीर बहुटियां खोजा करते थे। सुर्ख, मुलायम, गदबदी वीर बहुटियां धरती पर चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें उनके बस्ते उनकी पीठ पर लदे होते थे, कंधों पर टंगे होते थे। वे एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सट कर वीर बहुटियां खोजते थे। उन्हें देखने के लिए बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। देखिए, यहाँ कवि कहानी की ओर आ जाते हैं। उन्हें वीर बहुटियों से मिलना होता था। यहाँ भी हमारे इस कहानी के पात्रों का नाम नहीं बताया है। उन्हें वीर बहुटियों से मिलना होता था। किनको मिलना होता था? उनको माने यहाँ दो स्कूली बच्चे हैं। इस कहानी के दो पात्र हैं, बेला और साहिल। ये दोनों छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं। इसलिए यहाँ उन बच्चों को इशारा करके यहाँ कभी बताया है, उन्हें वीर बहुटियों को मिलना होता था। यहाँ बेला और साहिल को नामक दो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, 5वें दर्जे में पढ़ने वाले बच्चे हैं। उनको वीर बहुटियों को मिलना होता था, सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे। इसलिए वो क्या किया? कुछ देर पहले घर से निकला। स्कूल के लिए कुछ देर पहले घर से निकला। क्यों घर से कुछ देर पहले निकला? क्योंकि इन बच्चों को किससे मिलना होता है? वीर बहुटियों से मिलना होता था। इसलिए बच्चे कुछ देर पहले घर से निकले। कस्बे से सटे इन खेतों में वीर बहुटियां खोजा करते थे। कस्बे से सटे, कस्बा माने, कस्बा क्या है? ചെറിയ പട്ടണം, ചെറിയ പട്ടണം, അതാണ് കസ്ബ. കസ്ബെ സെ സട്ടേ, കസ്ബെ സെ സട്ടേ ഇൻ ഖേത്തോമേ, അതായത് ഈ പട്ടണത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള വയലുകൾ. इन खेतों में वीर बहुटियां खोजा करते थे। वीर बहुटियों को खोजा करते थे। कुटिകൾ, ये बच्चे यही यहाँ के उसके स्कूल जाने वाला वो रास्ते के दोनों ओर खेत होते हैं। इन्हीं खेतों में वे वीर बहुटियों को खोजा करते थे. വീർ ബഹുട്ടികളെ തിരയുന്നത് ഈ വയലുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. सुर्ख, मुलायम, गदबदी बीर बहुटियाँ. क्या आप चित्र देखा होगा? बीर बहुटियों का वो चित्र देखा होगा. देखने पर हमें ऐसा मालूम होते हैं वो सुर्ख रक्तवर्णमुള്ള ചുവന്ന. मुलायम, मुलायम का मतलब क्या है? മാർദ്ദവമുള്ള. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വെൽവെറ്റ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും, വളരെ മാർദ്ദവമുള്ള. मुलायम. गदबदी, गदबदी माने गदबदी भी मुलायम होते हैं. बीर बहुटियाँ धरती पर चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें. यह कहानीकार प्रभात जी उस बीर बहुटियों को इसी प्रकार वर्णित किया है. इस बीर बहुटियों को धरती पर से चलते हुए हमें ऐसा लगता है खून की प्यारी प्यारी बूंदें चलती फिरती रहती हैं, ऐसा हमें लगता है. और खून का रंग क्या है? लाल है. इसलिए खून की बूंदें छोटी छोटी प्राणी हैं. ये छोटे
प्राणी को हम देखकर, वो भूमि पर से चलते देखकर हमें ऐसा लगता है वो उनकी प्यारी बूंदें चल रही हैं, ऐसा हमें लगता है। ബൂന്ത് തുള്ളികൾ, ബൂന്തേ, ബൂന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളിയാണ്. ഖൂൻ കി ബൂന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തുള്ളികൾ. ഖൂൻ കി ബൂന്ത്, പ്യാരി പ്യാരി ബൂന്തേ. इसे बेर बहुटी तो प्यार का प्रतीक है, इसलिए प्यारी प्यारी बूंदें आपस में सड़े होकर वो चले जाते हैं. उनके बस्ते उनकी पीठ पर लदे होते थे, कंधों पर टंगे होते थे. उनके बस्ते, बस्ते का मतलब स्कूल बैग, स्कूल बैग. हम स्कूल बैग कहाँ टंगे होते हैं स्कूल आते समय? हमारे पीठ पर. पीठ का मतलब क्या है? बैक, പുറത്ത് ലതേ होते थे. നമ്മൾ പുറത്ത് हमारे कंधों पर टंगे होते थे. നമ്മൾ ചുമലിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി പുറത്തിട്ടിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ, ബാഗുകൾ വയ്ക്കാറ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ കുട്ടികളെ പുറത്ത് उनके कंधों में टंगे होकर उनकी स्कूल के उनके बस्ते उनके पीठ पर होते हैं. कंधों पर टंगे होते हैं. कंधा क्या है? कंधा, शोल्डर, शोल्डर, कंधा. कंधों पर टंगे होते. टंगे होने तूकीड़गा, हैंगिंग, हैंग ऐसे बता सकते हैं. वे एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सटकर बीर बहुटियाँ खोजते हैं. वे बहुत नज़दीक रहकर, वे दोनों आपस में बहुत नज़दीक ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് बेला और साहिल बीर बहुटियों को खोजते हैं. वो बच्चे बीर बहुटियों को ऐसे खोजते हैं. രണ്ട് പേരും, वे दोनों बच्चे बहुत नज़दीक रहकर, नज़दीक परस्परम അടുത്ത് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട്, रहकर, बल्कि कहना चाहिए कि बिल्कुल सड़कर, बिल्कुल सड़कर, ഒട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ അത്രയും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് बीर बहुटियाँ खोजते हैं. क्योंकि वे दोनों आपस में ऐसे प्यार करते हैं. उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंध भरी भूरी ज़मीन पर बैठ जाया करते थे. उन्हें देखने के लिए, उन बीर बहुटियों को देखने के लिए वे बच्चे बारिश की गंध भरी भूरी ज़मीन पर बैठ जाया करते थे. दोनों बीर बहुटियों को खोजते हैं और दोनों के संवाद में चले जाते हैं. देखिए, बेला देखो, इस बीर बहुटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है, साहिल ने कहा. साहिल ने क्या कहा? बीर बहुटियों को देखकर तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है. बेला अपने बालों में रिबन बांधा है. रिबन का रंग क्या है? लाल है. तो साहिल बीर बहुटी को देखकर साहिल को ऐसा लगा उसका रंग तुम्हारे रिबन जैसा है. रिबन ने पोले निरम. तुमने कुछ सुना बेला? फिर भी साहिल कहते हैं, तुमने कुछ सुना बेला? हाँ सुना, पहली गंडी लग गई है. हाँ सुना, पहली गंडी लग गई है. तुमने कुछ सुना बेला? सुना കേട്ടോ. बेला നീ നല്ലത് കേട്ടോ? हाँ सुना, अदे ബെല്ലടിച്ചു, സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിച്ചു. लेकिन मुझे पेन में स्याही भरवानी है दुकान से. पहली गंडी लग गई है. तब साहिल को ये याद आया कि उसके पेन में स्याही नहीं है. तो साहिल बेला से कहा, लेकिन मुझे पेन में स्याही भरवानी है दुकान से. साहिल को क्या भरवानी है? स्याही भरवानी है.
സ്യാഹി സ്യാഹി ഇങ്ക് മഷി. സാഹിലിൻ്റെ പേനയിൽ മഷി തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക്, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മഷി നിറയ്ക്കണം. പണ്ട് आजकल हम बॉल पेन से लिख रहा है, तो पुराने ज़माने में बॉल पेन नहीं था, तो इंक पेन था. इंक पेन में हम दुकान से, ड्रॉपर से इंक पेन में स्याही भरवा कर स्कूल चले जाते थे. ऐसे इंक पेन का इस्तेमाल करने को आजकल बता रहे हैं हम सबको. देखिए, इंक पेन में हम ड्रॉपर से स्याही भरवानी है. और आगे देखिए, अगला अंश मैं पढ़ रहा हूँ. 1981 का साल, राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन, कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंभे, खंभों के बीच खींची तारों की कतारें. इन गलियों में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ते मीठी घंटियाँ बजाते फेरी वाले. एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की खुरों की टापों की आवाज़ें. उनके पीछे चलता एक बदन उखाड़े कुम्हार. इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे, बेला और साहिल. उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी. स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे. देखिए, 1981 का साल. 1981 माने 1981, 1981 का साल. राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन. एक जंक्शन है फुलेरा, राजस्थान के जयपुर के नज़दीक का एक जंक्शन है, इसका नाम है फुलेरा जंक्शन. उसके पास ही है बेला और साहिल के स्कूल. तो बेला और साहिल राजस्थान के हैं. राजस्थान के जयपुर के नज़दीक के फुलेरा जंक्शन के आसपास होने वाली एक कहानी है ये. तो फुलेरा जंक्शन, वो हमेशा बहुत भीड़ रहते हैं. मालगाड़ियों से सदा भरा हुआ है. मालगाड़ी माने എന്താണ്? ചരക്ക് വണ്ടികൾ, ഗുഡ്സ് കയറ്റി പോകുന്ന വണ്ടികളെയാണ് മാൽഗാഡി. സദാ ഭര ഫുലേറ ജംഗ്ഷൻ. കസ്ബെ की लगभग सूनी तंग गलियां. കസ്ബെ की लगभग सूनी तंग गलियां, ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരു ഗലിയാണ്. ഗലിയോ മേ ഖാമോഷ് ഖഡെ ബിജ്ലി കെ ഖംബെ. ഈ തിരക്കുള്ള ഈ തെരുവിൽ വഹാ खामोश खड़े बिजली के खंभे, इलेक्ट्रिक पोस्टुകൾ, वो खामोश खड़े रहते हैं. അപ്പോൾ അവിടെ यहाँ तो लेखक की जो भावना है, तो इसी प्रकार के तंग गली में सिर्फ खामोश रहने वाला कौन होता है? वो बिजली के खंभे हैं, उसके बीच में तार है. तार माने इलेक्ट्रिक लाइनुകൾ. खंभों के बीच खींची तारों की कतारें. इन गलियों में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ते हैं मीठी घंटियाँ बजाते फेरी वाले. वहाँ मीठी घंटी बजाते वाले फेरी वाले को देख सकते हैं. एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की खुरों की टापों की आवाज़ें. ഈ ഗധയ്ക്ക് ടാപ്പോം की ആവാസേ, അതായത് കഴുതകളുടെ, അതായത് കഴുത കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറിയ വണ്ടികളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഉൻകെ പീछे चलता एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की, അതായത് കഴുതകൾ, വണ്ടിയല്ല, കഴുതകളുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഉൻകെ पीछे चलता एक बदन उखाड़े कुमार. और उस गधों के पीछे कुमार चले जाते हैं. कुमार का मतलब കുശവന്മാരെന്ന് പറയില്ല, പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന, മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണ്. वे उनके पीछे चले जाते हैं. इसी दृश्य के बीच से, यहाँ तो उस फुलेरे जंक्शन का दृश्य का वर्णन है.
इस दृश्यों के बीच से दो बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं। दृश्यों के बीच से दो बच्चे अपने स्कूल जा रहा है। वो यही बताने के लिए इस दृश्य का, वहाँ के वातावरण का चित्रण लेखक ने या कहानीकार ने किया है। बेला और साहिल, इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए दो स्कूली बच्चे, बेला और साहिल। उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी। अकाल उन दिनों तो 1981 में पेन में 5 पैसे से एक पेन में भरा स्याही मिल जाते थे। ड्रॉपर से पेन में स्याही भरवाते थे। स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरवाते थे। हमारे लिए तो आजकल ऐसा नहीं देख सकते, क्योंकि हम बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं। बॉल पेन तो हम क्या करते हैं, वो यूज़ करके हम फेंक देते हैं। लेकिन जो इंक पेन इस्तेमाल करने वाले एक ज़माना था, हमें सभी बच्चे, सभी लोग इंक पेन उपयोग करते थे। तो इंक पेन में स्याही भरवा कर फिर भी वो उपयोग करते थे, कभी भी उसे फेंक देना न पड़े। तो इसी प्रकार के एक ज़माना था, वही यहाँ लिखा है लेखक ने। तो देखिए, हमारी पहला भाग यहाँ ख़त्म होने वाला है। इसमें आप ज़रा देखिए, मैंने जो बताया है पहले विशेषण शब्द और विशेष्य संज्ञा शब्द, इसको अंडरलाइन करके रखना है। ऐसे शब्दों को आप ज़रा देखना चाहिए। और इसी प्रकार इस पाठ भाग में विक्टेस चैनल के आधार पर हम आपको कई प्रकार के कार्य आपको दिया हुआ होता है। और इसके साथ साथ हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस पाठ भाग के जो कार्य हैं, जो क्या क्या लिखना है, नोट्स लिखना है और वार्तालाप लिखना है, इसके संबंध में आपके ग्रुप में दे देंगे। बेला और साहिल के बीच का वार्तालाप यहाँ लिखना है। और इसी प्रकार एक पटकथा भी लिखना है। पटकथा के संबंध में मैं बता दूंगा। उसके बाद आप पटकथा कैसे तैयार करना है, आप 9वीं दर्जे में पढ़ा होगा। तो इसके यहाँ के पहले दृश्य जो हैं, इस पहले दृश्य का पटकथा कैसे लिखेंगे, ये भी आप सोच लेना चाहिए, स्वयं लिख कर देखना चाहिए। पटकथा हम कैसे लिखेंगे, उसमें दृश्य का, वातावरण का वर्णन होनी चाहिए और उसके साथ पात्रों का विवरण और संवाद जोड़कर हम पटकथा तैयार करते हैं। इस पहले दृश्य का पटकथा आप लिख सकते हैं, आप ज़रा देख लीजिए। और उसके साथ साथ बेला और साहिल के दोनों दुकान चले जाते हैं, दुकान से वो पेन में स्याही भरवाते हैं। तो इसके बीच का जो वार्तालाप है वो भी आप लिख कर देखिए। जो आपके लिए संदेह हैं वो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है? अच्छा, धन्यवाद।